कॉमर्स या आर्ट्स कैसे करें स्ट्रीम सिलेक्शन, क्या करें और क्या ना करें, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा। इन सभी बातों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आज आपको क्लियर कट डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन आ रही है, क्यूरी आ रही है कि जब बच्चे क्लास 10 के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें अलग अलग सजेशन दे रहे होते हैं। लास्ट ईयर इस टॉपिक पे मैंने आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था, हमने एक लाइव स्ट्रीम भी कंडक्ट किया था, इसके साथ साथ एक करियर काउंसलिंग वीडियो भी प्रोवाइड किया गया था। लेकिन इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने 5 ऐसे पॉइंट लिए हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, और अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आज के आज आपका बिल्कुल 100% डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है और दोबारा आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। बिफोर कि हम ये डिस्कस करें आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि क्या आपको नहीं करना है। ये आपको भूल के भी नहीं करना है स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले। क्या? नंबर 1, आप कभी भी अपना स्ट्रीम इसलिए मत सेलेक्ट करिए क्योंकि आपकी परसेंटेज इतनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बिकॉज आई स्कोर 95% या 90 प्लस में मेरे परसेंटेज आया है, दैट्स वाई मैं साइंस ले लूँ। डोंट डू दैट। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं साइंस लूँ इसलिए मैंने साइंस या कॉमर्स ले लिया। ये आपको नहीं करना है। नंबर 3, क्योंकि मेरे भैया ने, मेरे दीदी ने, मेरे कज़न ने कॉमर्स लिया था या साइंस लिया था इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ। ये आपको कभी नहीं करना है। एक और पॉइंट है, क्योंकि मुझे क्लास 10 में मैथ्स करने में अच्छा लगता है इसलिए मैं कॉमर्स लूँगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो तो क्लास 11-12 के बाद आप रोते रहोगे और ये नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। डिसाइड हो गया साइंस लेना है, उसमें कन्फ्यूज़न है कि पीसीबी लें कि पीसीएम लें, पीसीएमबी लें, क्या करें। यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। लेट्स बिगिन। ओके, एक एक करके यहाँ पे मैंने 5 पॉइंटर रखे हैं। एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप ये पॉइंट्स को समझ गए, कोई भी मन में डाउट दोबारा नहीं आएगा। ओके, जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं ना, ये क्या करते हैं अपने स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले पूछते हैं। किन बच्चों से पूछते हैं? अपने सीनियर से बोलते हैं अपने सीनियर से पूछो, तो अपने सीनियर से पूछने जाते हैं। अब ये बच्चे किन से पूछते हैं? ये बच्चे जाते हैं पूछने के लिए क्लास 11th के बच्चे से जो अभी अभी आए हैं स्ट्रीम में, उनसे पूछते हैं, या क्लास 12 के बच्चों से पूछते हैं। इन लोगों को खुद ही अभी मार्केट की वैल्यू नहीं पता होती है। ये लोग खुद ही मार्केट में आए नहीं होते हैं। मार्केट में आने का मतलब इन्होंने अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया होता है, ना ही ये लोग जॉब करने के लिए अभी तैयार होते हैं। तो ये लोग खुद ही अटके होते हैं मझधार में। ये आपको क्या सजेशन देंगे? अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं कभी भी, तो 11th या 12th के बच्चों से बिल्कुल भी ना लें। 12th के बच्चे जो बोर्ड देने जा रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत गाइड ले सकते हैं। 11th के बच्चों से कभी भी गाइड ना लें, मतलब सजेशन ना लें। अगर आपको सजेशन लेना है तो आपको ऐसे स्टूडेंट को चुनना चाहिए जो पास आउट कर चुका है, कॉलेज में है, या फिर ऐसे बच्चे से पूछना चाहिए जो प्रेजेंटली जॉब कर रहा है, जिसने साइंस लिया और अब वो सेटल है और वो एक जॉब कर रहा है। ऐसे बच्चे से आपको सजेशन लेना चाहिए। किसी भी 11-12 के बच्चे से कभी मत पूछिए कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग खुद मझधार में अटके हुए हैं। अब चलते हैं क्या करना है। आपको जो स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, बच्चे जो मैंने आपको गलतियां बताई कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं, या उनका 90% आ गया है, या कज़न ने, भाई बहन ने बोल दिया इसलिए, या दोस्त ने साइंस ली है तो मैं भी उसके साथ रहने के लिए साइंस ले लूँ। ये गलतियां करते हैं, ये नहीं करनी। करना क्या है, आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करना है करियर ओरिएंटेड। मतलब आपको ये डिसाइड करना है व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, आपका सॉरी डेस्टिनी बोल रही हूँ, व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन, आपका पॉइंट क्या है, आपका एंड पॉइंट क्या है, आपका एंड गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या क्या है, कहाँ पे आपको पहुँचना है। जहाँ पे आपको पहुँचना है उसी का तो आप पाथ चूज़ करोगे। क्लास 10 के बाद आपके सामने 3 रास्ते खुले होते हैं। आपको जो रास्ता आप चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग तो आप एक फाइनल पोजीशन पे, आप एक फाइनल गोल पे पहुँचोगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि भैया अभी हम किसी भी
सड़क पे चलना शुरू कर देते हैं। आपने एक पोयम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो किसी पे भी चलना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी होती है। आपको सबसे पहले चूज करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपका एड्रेस क्या है, आपका एंड गोल क्या है। आपको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उसका पाथ ही तो आप फॉलो करोगे। यही आपको अपने करियर के लिए करना है कि आपको आपका क्या करियर गोल क्या है, आप करियर ओरिएंटेड आपका स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप चूज करिए कि आपका एंड गोल क्या है, आपको क्या बनना है, किस चीज़ का जॉब करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाती हूँ। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको इंजीनियरिंग करना है, ओके, जिसको क्या करना है, बीटेक करना है, यानी इंजीनियरिंग करना है। अब उसको क्लियर है, उसके दिमाग में क्लियर है कि उसको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है। तो उसका गोल क्लियर है कि उसको यहाँ जाना है, बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है। अब इसके लिए इस बच्चे का जो पाथ है अपने आप क्लियर हो गया। कैसे? इसको साइंस लेना है। अब साइंस में भी साइंस स्ट्रीम में लेना है क्योंकि इसे बीटेक करना है, यानी टेक्नोलॉजी में जाना है। तो यहाँ पे इसे मैथमेटिक्स लेना है, यानी कि PCM लेना है। क्लियर कट हो गया, ठीक है। अब बीटेक में भी इसको क्या करना है, थोड़ा और स्पेसिफिक होइए। मतलब इंजीनियरिंग में अलग अलग स्ट्रीम है, उसमें भी अलग अलग फील्ड्स हैं कि बच्चे को क्या करना है। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, या उसको मैकेनिकल करना है, या उसको सिविल करना है, या उसको केमिकल इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो आपको किस में जाना है ये स्पेसिफिक होना चाहिए। तो आपका अगर आप करियर डिसाइड होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रीम होगा। अब एक बच्चा है, वो चाहता है लॉ पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो या फिर जुडिशरी में जाना चाहता है। आप जज बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, या फिर बच्चा यूपीएससी करना चाहता है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं यूपीएससी के लिए, मैम हम यूपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, ठीक है। आपको जुडिशरी में जाना है, लीगल डिपार्टमेंट में जाना है, आपको यूपीएससी करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, या फिर आपको जो स्टेट पीसीएस क्लियर करना है, और आपको लॉ पढ़ना है। इनमें से कुछ भी अगर आपका गोल है, तब आपको किसके साथ जाना चाहिए, तब आपको आर्ट्स के साथ जाने चाहिए, यानी ह्यूमैनिटी तब आपको करना पड़ेगा। यानी आपका गोल डिसाइड है तो आपका क्लियर कट आपका जो स्ट्रीम है वो डिसाइड हो जाएगा। आप चाहते हैं एक डिसेंट सा जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे आपको एक हाई पेड सैलरी मिले और आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी ना करना पड़े। अगर आपका इस तरीके का गोल है तब आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं, और कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से कॉमर्स लीजिए, बीकॉम करिए, एंड बीकॉम के बाद आपको करना पड़ेगा एमबीए। एमबीए आप रेपुटेटेड कॉलेज से कर लेते हैं, इंस्टीट्यूशन कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा एक डिसेंट 70 to 80K पर मंथ का आपको पैकेज मिल जाता है। इससे ज़्यादा भी मिल जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सो नंबर 1 पॉइंट कि आपका जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, ये क्लियर करिए। नंबर 1 पॉइंट है कि आज के आज आपको लिखिए आपको क्या करना है, उसमें भी स्पेसिफिक लिखिए कि भाई अगर मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है तो इसके लिए मुझे आर्ट्स लेना पड़ेगा। आईएएस बनने के लिए आर्ट्स लेके, वैसे आप आईएएस किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है, मैंने आपको बताया, ह्यूमैनिटी लेंगे, आर्ट्स लेंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कोचिंग भी कर पाएंगे, और आपको जो इसके सिलेबस होता है यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो यही सब आपको आईएएस के सिलेबस में भी पढ़ना होगा, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। वहीं अगर एक बच्चा साइंस लेता है तो वो भी आईएएस बन सकता है, लेकिन वो पहले साइंस में इतना उलझ जाएगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर वो अलग से 2-3 साल प्रिपरेशन करेगा, तो उसका टाइम वेस्ट होता है। ओके, सो नंबर 1 पहले आप क्लियर कट लिखिए आपको क्या बनना है, आज के आज अपने डायरी में नोट करिए, और वहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपका गोल क्या है। गोल ओरिएंटेड आपका सिलेक्शन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में आपको बता देती हूँ। देखिए, करियर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। कॉमर्स भी अगर आप लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आप सीएस कर सकते हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी होता है, इसके लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, हाईली पेड जॉब है। आप सीए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं तो उसके साथ में आप लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एचएम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो पहले आप ऑप्शन को चूज़ करिए, वहाँ पे लिखिए ये मेरे को करना है इसलिए मैंने ये स्ट्रीम लिया है, ऐसा होना चाहिए, ना कि मैंने स्ट्रीम ले लिया इसलिए मैं ये करूँ। ओके,
अब देखिए दूसरा क्या है, योर पोटेंशियल। व्हाट इज़ योर पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब क्या है, हर स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक पोटेंशियल होती है कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरा क्या कैलिबर है। देखिए कोई बच्चा है वो 4 आवर तक खुशी खुशी पढ़ लेता है, कोई बच्चा है वो 1 आवर तक ही पढ़ पाता है, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ पाता है। तो आपका क्या पोटेंशियल है, ये स्ट्रीम सिलेक्शन में क्यों मैं बोल रही हूँ। अगर आप साइंस लेते हैं तो अगले 6 से 8 साल तक, मैं ईयर्स की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट 6 to 8 ईयर्स के लिए अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ने को तैयार हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आने वाले 6 से 8 सालों तक हर दिन पर डे आप 6 से 7 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, तब आप साइंस लेना, वरना मत लेना, वरना बहुत ज़्यादा रोगे। कैसे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से क्लियर कर सकती हूँ। अब 10th के बाद 11th 12th करेंगे, ठीक है। 11th 12th यहाँ पे आपके 2 साल लगेंगे, 2 ईयर्स लगेंगे। और 11th 12th में जब बच्चा जाता है ना, तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना पड़ता है। हर सब्जेक्ट का ट्यूशन उसे अलग अलग जगह पे मिलता है, एक ही जगह पे नहीं मिलता। बच्चा रात को बस घर पे सोने के लिए आता है, कभी वो ट्यूशन जा रहा है, कभी स्कूल जा रहा है, कभी असाइनमेंट्स कर रहा है, कभी लैब कर रहा है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। हर दिन उसे 5 से 6 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, 11th 12th में। इसके बाद अगर आप पीसीएम या पीसीबी लेते हो, मेडिकल करना है तो पीसीबी लोगे, बायोलॉजी लोगे, है ना। और अगर आपको बीटेक करना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, तो मैथ्स लोगे। तो यहाँ पे देखिए आपको आर्किटेक्चर बनना है, वहाँ पे मैथ्स लोगे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे साइंस में आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको आपकी जो इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। सो देखिए वहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको 4 साल लगेंगे मिनिमम। और अगर आप मेडिकल में जाते हो, एमबीबीएस वगैरह करते हो, तो वहाँ पे आपको 5 ईयर लगेंगे। तो देखिए 4 से 5 साल ये हो गए और 2 साल यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप 4 5 6 6 ईयर्स, ओके, 6 साल। और अगर आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, आईआईटी में जाना है, तो आपको 1 ईयर चाहिए क्लियर कट प्रिपरेशन के लिए चाहिए, कोचिंग करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, एंट्रेंस निकालने के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 7 साल या 8 साल आपको क्लियर कट चाहिए हर दिन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ने के लिए, तब जाके आप जॉब तक निकल पाओगे। और जो साइंस के प्रोफेशन होते हैं, चाहे आप साइंटिस्ट बनते हैं, चाहे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे आपको जॉब में भी पढ़ना पड़ता है। हर दिन नई नई चीज़ें आती हैं, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। मैं साइंस बैकग्राउंड से इसलिए आपको रियलिटी बता रही हूँ। सो अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं हर दिन 5 से 6 घंटे, 7 घंटे अगले 8 सालों तक पढ़ सकता हूँ, तब आप साइंस लें, वरना मत लें, ओके। और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो देखिए कॉमर्स में क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट में हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ सब्जेक्ट होते हैं लाइक बिजनेस स्टडी होता है, इंग्लिश होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको बच्चा खुद से पढ़ सकता है। जो गाइडेंस चाहिए होती है वो अकाउंट्स में चाहिए होती है, इकोनॉमिक्स में चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हैं, 4 घंटे भी पढ़ते हैं, तो बहुत है, ठीक है। तो अगर आप मॉडरेट, आपका पोटेंशियल है कि मैं 2 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, तब आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। और आपका उससे भी लो पोटेंशियल है, तब आप आर्ट्स के साथ जा सकते हैं। तो अगर आपको जितना आपका पोटेंशियल है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम सेलेक्शन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है प्रेजेंट मार्केट डिमांड। ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको जो भी करियर चूज़ करना है, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस वक्त मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, ठीक है। जैसे आप किसी मार्केट में शॉप खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे किस चीज़ की डिमांड है, उसी चीज़ की तो शॉप खोलेंगे जिसकी डिमांड है रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की जॉब है जो आज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका करियर ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कोर्स कर लिया जिसकी इंडिया में डिमांड ही नहीं है, जिसकी इंडिया में जॉब ही नहीं मिलती, और आप उसमें करके पैसे लगा के, मेहनत लगा के बैठ गए और आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी हर दिन डेवलप हो रही है, और जो टेक्नोलॉजी है, सब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं। आज हर बच्चे के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, यानी इसका डिमांड आगे भी रहने वाला है। तो आपका जो करियर है वो ऐसे ही चूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ
ऐसा होना चाहिए जिसका इस वक्त डिमांड है। जैसे एंड्रॉयड, आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो एंड्रॉयड डेवलपर आप बन सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसका इस वक्त डिमांड है और जो आगे भी रहने वाला है। आप कोडिंग कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पाइथन, जावा, डॉट नेट इस तरह की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और हाईली पेड जॉब मिलती हैं इसमें। ओके, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सिस्टम और ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 होता है लॉन्ग टर्म गोल। व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल? लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? आपसे बोला जाता है व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? देखिए, आप किसी भी करियर को चूज़ कर रहे हैं, वो सबसे पहली बात मैंने क्लियर कर दिया है, फैमिली या किसी और के प्रेशर में मत करना। लॉन्ग टर्म गोल ये होता है कि आप जो काम को चूज़ कर रहे हो उसको आने वाले 20 साल तक या 30 साल तक क्या आप कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में आप उस काम को कर पाओगे। इसलिए आपका इंटरेस्ट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आप करियर चूज़ करते हो तो उसमें अपना हॉबी, आपका जो इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चूज़ करिए। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इस चीज़ पे आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो तो आपको वही चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे 90% आए इसलिए मैं साइंस लेके बैठ जाऊँ, नहीं, ये नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 साल बाद क्या उस काम को करने में खुशी महसूस करेंगे? अगर आपको खुशी नहीं होगी, आप ज़बरदस्ती से वो काम कर रहे हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। और लॉन्ग टर्म गोल मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म गोल में आपको ये भी देखना है कि हो सकता है किसी जॉब की डिमांड आज मार्केट में है, लेकिन 10 साल बाद मार्केट में वो जॉब रहे ही ना, ख़त्म हो जाए। हर दिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। 10 से 15 साल पहले, बिफोर, ओके, 10 से 15 साल पहले मार्केट में बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया। पहले क्या होता था, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे वहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखा जाता था जो पूरा रजिस्टर में रिकॉर्ड बनाते थे, सब चीज़ का डाटा लिख लिख के वो रिकॉर्ड करते थे। पर आज के टाइम में ये सारी जॉब खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। एक बंदे को बिठाया जाता है, वो सारा कुछ एक्सेल में रिपोर्ट कर देता है, सब कुछ एप्लीकेशन बना दी जाती है, वेबसाइट बना दी जाती है और सब कुछ ऑनलाइन रजिस्टर हो जाता है। यानी 10 लोगों का काम एक इंसान ने कंप्यूटर से कर दिया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रही है तो आपको ऐसी चीज़ चुननी है, ऐसा करियर चुनना है जो 20 साल 30 साल भी रहेगा। जैसे आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, आप कोडिंग सीखते हैं, तो देखिए हर दिन नई टेक्नोलॉजी आएगी और हर दिन आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप डेवलपर बन सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या रहने वाला है, जैसे आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फूड का करते हैं, फूड से जुड़ा हुआ कोई चुनते हैं, शेफ़ बनते हैं, तो देखिए खाना हमेशा रहेगा, जब तक अर्थ है लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये लॉन्ग टर्म है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, एजुकेशन से कुछ करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमेशा रहेगा, खाना हमेशा रहेगा, एजुकेशन हमेशा रहेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगी। तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ करें। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चुन लिया जो अभी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं सैलरी, बट 10 साल बाद वो एग्जिस्ट ना करे, ऐसी चीज़ को नहीं सेलेक्ट करना। पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं बताता, आपके सीनियर्स भी नहीं बताते, बट मैं आपको बता रही हूँ, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। आपने कोई भी कोर्स चूज़ किया कि भाई मुझे क्लास 10 + 12, ठीक है, 10-12 ख़त्म करने के बाद मुझे ये 4 ईयर का कोर्स करना है। अब इसमें आपकी क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, कितना पे करना पड़ेगा और आपकी फैमिली क्या इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है, आपकी फैमिली इतना पे कर सकती है क्योंकि या नहीं कर सकती। जैसे किसी बच्चे ने चुन लिया कि उसको MBBS करना है, ठीक है, मेडिकल में जाना है, तो क्या 2 साल बाद, अभी आप 11th में जा रहे हैं, 2 साल बाद आपकी फैमिली आपके लिए 20 लाख 30 लाख लगा सकती है? क्योंकि अगर मैं रियलिस्टिक बात करूं तो 70 to 80% जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे या तो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। यहाँ पे भी बहुत कम ऐसे बच्चा होगा जो सिंगल चाइल्ड हो। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके 1 या 2 भाई बहन होते हैं और पैरेलल में उनके पेरेंट्स 3 बच्चों को या 2 बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। सभी बच्चों के ऊपर पढ़ाई का खर्चा होता है। एक पर्सन होता है अर्निंग मेंबर होता है या 2 पर्सन घर में अर्निंग मेंबर होते हैं और इतने सारे खर्चे होते हैं। तो देखिए, अगर आपने
कोई बहुत मेहनत करके साइंस पढ़ ली, ठीक है। साइंस का मतलब, एक तो साइंस ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे पैसा लगना ही लगना है। 11th-12th में बच्चे को हर सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी पड़ती है, और हर सब्जेक्ट की ट्यूशन 1900 to 1000 फ़ी तो होती है। इसके बाद यहाँ की जो बुक्स हैं, गाइड्स हैं, रेफरेंस बुक हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। इसके बाद साइंस के आप कोई भी प्रोफेशन में जाइए, आर्किटेक्चर बनते हैं, ठीक है। आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप जितना भी साइंस का स्ट्रीम है, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सब जगह आपका पैसा लगना है। तो आपकी फैमिली कितना एफर्ट कर सकती है। बहुत बार हमने ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छा किया, लेकिन एंड में जब उन्हें कोर्स में एडमिशन लेने की बात आई, तब उनकी फैमिली पीछे हट गई कि हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, या अभी हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तब उन बच्चों ने या तो बीए कर लिया या कोई ऐसा कोर्स कर लिया जो अदर स्ट्रीम से आता था, ठीक है। जब आप कोई ऐसा कोर्स करते हो, फिर बच्चे को ये लगता है, ये रिग्रेट होता है कि मैंने इतनी हार्डवर्क करी, इतना साइंस में अपना पूरा, मतलब जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो सब कुछ छोड़ के मैंने इतनी पढ़ाई की, और बाद में अगर मुझे यही कोर्स करना था तो मैंने साइंस क्यों लिया, या मैंने कॉमर्स क्यों लिया, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं, पर आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे आपको कि आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, तो लेकिन जो एजुकेशन लोन होता है वो भी स्टूडेंट के नाम पे मिलता है। आप कोई कोर्स करना चाहते हो, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, स्टूडेंट के नाम पे मिलता है। लेकिन उसका भी ये होता है कि जैसे ही आपकी 4 ईयर्स की स्टडी कंप्लीट हुई या 5 ईयर की स्टडी कंप्लीट हुई, आपको विद इन 1 ईयर उसकी ईएमआई भरनी स्टार्ट करनी होती है। और अभी इतना ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना ज़्यादा, इतने सारे बच्चे हर साल पास आउट करते हैं और सबको जॉब नहीं मिलता है, और कई बार बच्चों को ईएमआई के प्रेशर में आकर ऐसी जॉब्स भी करनी पड़ती है जो उनके करियर से नहीं जुड़ी होती, या फिर वो उनके बिल्कुल भी उनका जो जो उनने पढ़ाई की उससे रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मैं जो भी कोर्स करूं उतना मेरी फैमिली, मतलब अगर आपको एजुकेशन भी लोन लेना है तो 4 to 5 लाख से ज़्यादा आप ना लें, ऐसा कोर्स आप सेलेक्ट करें। आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर पाएगी 2 साल बाद, ऐसा कोर्स ले, या आप कितना हैंडल कर पाओगे। तो आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका ज़रूर स्टडी कर लें कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले, कि बाद में आपको पछतावा ना हो। साइंस लेते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है आपका पैसा लगेगा, या फिर आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई या तो आप पहले जैसे कि डिप्लोमा कर लें, थोड़ा सा खुद अर्निंग कर लें, थोड़ा सा खुद सेव कर लें, इसके बाद आगे कोर्स करें। तो ये पॉइंट भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर आप जो अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे वो बिल्कुल रियलिस्टिक होगा, बिल्कुल सही होगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, आप जो करेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, यानी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो भी स्ट्रीम होगा वो करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। पहले करियर चूज़ करिए, देन स्ट्रीम चूज़ करिए। आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपका क्या पोटेंशियल है, इस बात का ध्यान रखना है। इस वक्त उस चीज़ की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगले 20 साल तक, 30 साल तक, और मार्केट में 20 साल 30 साल वो जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी फैमिली कितना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे आप पता करिए। उसके लिए कैसे कैसे लोन मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करिए डाटा। इसके बाद ही आप स्ट्रीम सिलेक्शन करिए। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।